जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की सहायता और प्राधिकरण की अनुच्छेद 143 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 73वीं वीडियो बनाकर इसके अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श शक्ति 74वीं वीडियो बनाकर इसके 144 वे अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये कानूनी पाठ्य अंश राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन करता है। जय भीम साथियों की अनुच्छेद 143 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 73वीं वीडियो बनाकर इसके पर बात करेंगे। बता दें कि यह कानूनी पाठ्य अंश राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन करता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी समय कानून या तथ्य के ऐसे प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं जो सार्वजनिक महत्व का हो, ताकि न्यायालय उस पर अपनी राय दे सके। उपखंड 2 में यह भी बताया गया है कि राष्ट्रपति कुछ विशेष प्रकार के विवादों को भी सर्वोच्च न्यायालय के पास राय लेने के लिए भेज सकते हैं, भले ही वे आम तौर पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो। यह खंड राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के बीच परामर्श प्रक्रिया और राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई राय पर न्यायालय की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तरीके को स्थापित करता है। फुटनोट्स में संविधान में हुए संशोधनों का उल्लेख है जिन्होंने इस अनुच्छेद की संरचना को बदला है, जैसे कि 42वां और 44वां संशोधन। चलो आओ पहले सुनते हैं अनुच्छेद में क्या लिखा है, बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। 144 का विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के संबंध में विशेष उपबंध संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 5 द्वारा 13/4/1978 से लोप किया गया। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से पर नजर डाल रहे हैं जो बहुत दिलचस्प है, सीधा सुप्रीम कोर्ट की ताकत से जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 144 और एक और अनुच्छेद था 144A जो अब है नहीं। हमारे पास जाहिर है संविधान के ये हिस्से हैं और उन पर कुछ टिप्पणियां भी हैं, और हमारा मकसद क्या है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी सर्वोच्च अदालत के फैसलों को लागू करवाने के लिए संविधान ने क्या इंतजाम किया है और ये इंतजाम समय के साथ कैसे बदला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अनुच्छेद 144। क्या कहता है ये? जी बिल्कुल, ये अनुच्छेद संविधान के भाग 5 में है। अध्याय 4 के तहत ये संघ की न्यायपालिका यानी यूनियन जुडिशरी से जुड़ा है, और अनुच्छेद 144 का जो शीर्षक है वो है सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। और ये साफ कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। सहायता में कार्य करेंगे, ये सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है और काफी व्यापक भी। मतलब क्या इसका मतलब ये है कि देश के अंदर हर सरकारी अफसर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो या जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट की मदद करने के लिए मतलब बाध्य है? ये इतना आसान है क्या? हाँ, देखिए, भाषा तो बहुत स्पष्ट और मजबूत है इसकी। यहाँ 2 बातें बहुत खास हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहली, ये शब्द करेंगे, अंग्रेजी में शैल एक्ट। ये कोई सुझाव नहीं है या कोई रिक्वेस्ट नहीं है। ये एक संवैधानिक आदेश है, एक बाइंडिंग डायरेक्टिव, और ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले कितनी गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लागू करवाना चाहते थे। अच्छा। और दूसरी बात है इसका दायरा, सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी। ये बहुत बहुत वाइड है। अच्छा, तो ये दायरा, इसमें कौन कौन आ जाता है फिर? जब हम कहते हैं सिविल और न्यायिक प्राधिकारी, तो ये सिर्फ जज और कलेक्टर है या इसमें और भी लोग शामिल हैं?
नहीं, ये दायरा काफी बड़ा है। देखिए, सिविल प्राधिकारी में तो केंद्र और राज्य सरकारों के सारे एग्जीक्यूटिव मतलब प्रशासनिक अधिकारी आ जाते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, पुलिस फोर्स, तहसीलदार, सरकारी विभागों के हेड, यहाँ तक कि लोकल बॉडीज जैसे नगर निगम या पंचायत के अधिकारी भी, जब वो अपनी सरकारी ड्यूटी कर रहे हों। ओह, अच्छा। और न्यायिक प्राधिकारी में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के नीचे की अदालतें ही नहीं, बल्कि सारी अदालतें और ट्रिब्यूनल्स भी शामिल हैं जो जुडिशल पावर इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, इसमें हाई कोर्ट, जिला अदालतें, मजिस्ट्रेट, ये सब आ जाते हैं। मतलब मूल रूप से हर वो व्यक्ति या संस्था जो स्टेट की तरफ से पावर इस्तेमाल करती है, वो सुप्रीम कोर्ट की मदद करने के लिए बाध्य है। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अकेला नहीं है, उसके पीछे पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव वो जुडिशियल ढांचा खड़ा है। कम से कम संविधान तो यही कहता है। लेकिन ये सहायता ये असल में दिखती कैसी है? क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं कि अधिकारी किस तरह की मदद करते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये सहायता कई तरह की हो सकती है। सबसे सीधा उदाहरण तो है सुप्रीम कोर्ट के किसी खास आदेश या फैसले को लागू करना। मान लीजिए कोर्ट ने कहा कि कोई अवैध बिल्डिंग गिरानी है, तो वो काम किसे करना होगा? स्थानीय नगर निगम या जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्हें। या अगर कोर्ट ने किसी मामले में जांच का आदेश दिया, तो पुलिस या सीबीआई जैसी एजेंसियों को वो जांच करनी होगी और रिपोर्ट देनी होगी। हाँ, ये तो हुआ आदेश लागू करना। और शायद सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कोई जानकारी देना या किसी प्रोसेस में मदद करना, वो भी शामिल होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट को किसी केस के लिए कोई रिकॉर्ड चाहिए, कोई दस्तावेज, कोई जानकारी चाहिए, तो संबंधित डिपार्टमेंट या अधिकारी को वो देना होगा। अगर कोर्ट किसी की सुरक्षा का आदेश देती है, तो पुलिस को वो सुरक्षा देनी होगी, है ना? अगर कोर्ट कहती है कि किसी गवाह को पेश करो, तो संबंधित अधिकारियों को उसे ढूंढ कर लाने में मदद करनी होगी। तो संक्षेप में कहें तो ये अनुच्छेद पक्का करता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले सिर्फ कागज पर ना रहें, वो जमीन पर उतरें, प्रभावी हों। हम इसे एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लागू करने वाला संवैधानिक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म कह सकते हैं। ये सच में दिलचस्प है। आपने शुरू में कहा था कि ये कानून के शासन मतलब रूल ऑफ लॉ के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप इसे थोड़ा और खोलकर समझा सकते हैं? भी उसके नीचे है। और हमारे यहाँ संविधान का आखिरी इंटरप्रेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। जी। तो अगर उसी के फैसलों को लागू न किया जा सके, तो फिर कानून का राज कैसे चलेगा? अनुच्छेद 144 इसी सिद्धांत को आप कह सकती हैं प्रैक्टिकल बनाता है। ये पक्का करता है कि जब सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या करे या कोई आदेश दे, तो देश की पूरी मशीनरी उसे लागू करने के लिए बाध्य हो। इसके बिना न्यायपालिका पावरफुल तो शायद दिखे, पर असरदार नहीं हो सकती। और इसका शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर से क्या लेना देना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये न्यायपालिका को कार्यपालिका पर मतलब एग्जीक्यूटिव पर ज्यादा हावी बना देता हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है ताकि सरकार का कोई एक हिस्सा तानाशाह न बन जाए। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एकदम अलग थलग काम करे, एक दूसरे से कोई मतलब ही ना रखें। नहीं, प्रभावी शासन के लिए उनमें सहयोग भी जरूरी होता है। अनुच्छेद 144 इसी सहयोग को अनिवार्य बनाता है। लेकिन न्यायपालिका के कॉन्टेक्स्ट में न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से फैसले करती है, बिल्कुल, लेकिन उन फैसलों को जमीन पर लाने के लिए उसे एग्जीक्यूटिव और निचली अदालतों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। ये अनुच्छेद उसी सहयोग को पक्का करता है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे प्रैक्टिकल बनाता है, ये सुनिश्चित करके कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ जुडिशियल इफेक्टिवनेस भी बनी रहे। ठीक है। तो अनुच्छेद 144 तो सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए एक बहुत मजबूत और कह सकते हैं परमानेंट व्यवस्था बनाता है। लेकिन संविधान हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता ना, बदलाव भी होते हैं। और हमारे स्रोत एक ऐसे ही बदलाव का जिक्र करते हैं, अनुच्छेद 144A का हटाया जाना। इसके बारे में क्या जानकारी हमारे पास? हाँ, ये भी जरूरी पहलू है। स्रोत हमें बताता है कि संविधान में पहले एक अनुच्छेद 144A हुआ करता था और उसका शीर्षक था, मैं पढ़ देती हूँ, विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के लिए विशेष उपबंध। मतलब ये कानूनों की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करता था। लेकिन इसे संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 यानी 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977 द्वारा निरस्त कर दिया गया, मतलब रिपील कर दिया गया।
और ये हटा कब से? 13 अप्रैल 1978 से। तो स्रोत ये नहीं बताता कि इस अनुच्छेद 144 ए में असल में लिखा क्या था या इसे हटाया क्यों गया, ये वजह नहीं दी गई। इसका टाइटल है और इसके हटाए जाने की बात है। अनुच्छेद के अंदर क्या था या संसद में उसे हटाने के पीछे क्या बहस हुई, क्या कारण थे, वो इसमें नहीं है। लेकिन किसी अनुच्छेद का संविधान से हटाया जाना ये अपने आप में एक बड़ी घटना होती है और ये हमें संविधान की प्रकृति के बारे में कुछ जरूरी बातें बताता है। जैसे कि क्या पता चलता है इससे? सबसे पहली बात तो ये कि हमारा भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला ही नहीं जा सकता। नहीं, समय के साथ, अनुभव के आधार पर और बदलती जरूरतों के हिसाब से इसमें संशोधन होते रहे हैं। कुछ चीजें जोड़ी गई हैं, कुछ बदली गई हैं और कुछ हटाई भी गई हैं, जैसे कि ये अनुच्छेद 144A। ये संविधान की आप कह सकती हैं फ्लेक्सिबिलिटी और अडैप्टेबिलिटी को दिखाता है। और अनुच्छेद 144A का जो विषय था, कानूनों की संवैधानिक वैधता, इसके बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? ये तो जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, टाइटल से तो यही लगता है कि ये अनुच्छेद शायद जुडिशियल रिव्यू की प्रक्रिया या शक्ति के किसी खास पहलू से संबंधित रहा होगा। हो सकता है शायद इसमें यह तय किया गया हो कि किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम कितने जज होने चाहिए या किस तरह की बेंच बैठेगी या ऐसी चुनौती देने का प्रोसेस क्या होगा। हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते क्योंकि स्रोत में इसका विवरण नहीं है। और इसे हटाया गया 1977-78 में। हाँ, क्या उस समय का जो राजनीतिक माहौल था उससे इसका कोई कनेक्शन हो सकता है? कोशिश की थी। जैसे 42वां संशोधन था, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं, उसने न्यायपालिका की शक्तियों में कुछ कटौती की थी। तो 1977 में जो 43वां संशोधन आया, जिसने 144A को हटाया, वो उसी प्रक्रिया का हिस्सा था जिसका मकसद शायद न्यायपालिका की स्थिति को कुछ हद तक बहाल करना या संवैधानिक संतुलन को ठीक करना रहा हो। ये संभव है कि अनुच्छेद 144A को उस समय की राजनीतिक और न्यायिक ज़रूरतों के हिसाब से या तो गैर ज़रूरी माना गया हो या किसी पुरानी व्यवस्था पर लौटना बेहतर समझा गया हो। लेकिन फिर कहूँगी ये सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट है। स्रोत के आधार पर हम 144A के हटाए जाने का एकदम सटीक कारण नहीं बता सकते। अच्छा, तो इस पूरी चर्चा से हम क्या समझें? एक तरफ तो अनुच्छेद 144 है जो सुप्रीम कोर्ट को बहुत जबरदस्त संस्थागत समर्थन देता है ना? और दूसरी तरफ 144A का उदाहरण है जो बताता है कि संविधान में बदलाव भी होते रहते हैं, खासकर जब बात न्यायिक शक्ति से जुड़े मामलों की हो। बिल्कुल, मेरे ख्याल से दो मुख्य बातें हैं जो यहाँ सामने आती हैं। पहली, अनुच्छेद 144 ये साफ करता है कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ स्वतंत्र बनाया गया है, बल्कि उसके फैसलों को प्रभावी बनाने के लिए एक बहुत मजबूत मैकेनिज्म भी दिया गया है। ये दिखाता है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना चाहिए और लागू भी होना चाहिए। ये प्रावधान उस लागू होने वाले हिस्से को पक्का करता है। और दूसरी बात, अनुच्छेद 144A का हटाया जाना हमें याद दिलाता है कि संविधान और उसकी व्याख्याएं वो स्थिर नहीं है, रुकी हुई नहीं है। संवैधानिक प्रावधान, खासकर वो जो सरकार के अलग अलग अंगों के बीच शक्ति संतुलन से जुड़े होते हैं, वो समय समय पर बहस, समीक्षा और संशोधन का विषय बन सकते हैं। ये दिखाता है कि संवैधानिक विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो देश की राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी जरूरतों के साथ कदम मिलाने की कोशिश करती है। यानी एक तरफ निरंतरता है जैसे अनुच्छेद 144 में दिखती है, और दूसरी तरफ बदलाव की गुंजाइश भी है जैसा 44A के मामले में हुआ। हाँ, और शायद यही संतुलन एक मैच्योर और फ्लेक्सिबल संवैधानिक लोकतंत्र के निशानी भी है। ये ढांचा सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय भूमिका को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन साथ ही इसमें जरूरत पड़ने पर सुधार या एडजस्टमेंट की गुंजाइश भी रखी गई है। तो इस चर्चा को समेटते हुए एक आखिरी सवाल मन में आता है जो शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करे। अनुच्छेद 144 में सहायता का इतना स्पष्ट और बाध्यकारी जनादेश है, और दूसरी तरफ हमने 144A जैसे संशोधनों का इतिहास भी देखा। तो क्या भविष्य में सुप्रीम कोर्ट और देश के बाकी सिविल और न्यायिक प्राधिकरणों के बीच ये जो व्यवहारिक संबंध हैं, ये हमेशा सहज ही रहेंगे या इनमें तनाव या टकराव की स्थितियां बन सकती हैं या शायद बनती भी रही हैं?
और इन संबंधों का जो ताना बाना है वो भारत में कानून के शासन और संवैधानिक व्यवस्था के भविष्य को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। इस पर सोचना शायद हमें अपनी शासन प्रणाली की असलियत और उसकी चुनौतियों को समझने में और मदद करेगा। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।